नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और क्विक अपडेट प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे डी मर्जर के बारे में। आपने सुना होगा मर्जर के बारे में, अर्थात विलय के बारे में। जब दो कंपनियों का आपस में मिलना होता है और वो मिल के एक इकाई बनाती हैं तो उसको विलय की प्रक्रिया कहते हैं, मर्जर की प्रक्रिया कहते हैं। वहीं इसके विपरीत जब एक कंपनी से कोई इकाई बाहर निकलती है और उस स्वतंत्र इकाई के रूप में एक नई कंपनी के रूप में स्टेब्लिश होती है तो इसको डी मर्जर कहते हैं। आज इस प्रक्रिया को हम समझेंगे कि डीमर्जर में क्या होता है, यह प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है और इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। आसान भाषा में आपको हम इस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जीएस पेपर थर्ड भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से जोड़ के इस पूरे घटनाक्रम को आप देख सकते हैं, इस संदर्भ को आप देख सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं। साथ ही यहाँ पर नए बैच का प्रारंभ भी हो रहा है। आईएएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस कोर्स ऑफलाइन बैच 16 जनवरी हिंदी माध्यम सुबह 11:30 बजे, इंग्लिश मीडियम का बैच 9 जनवरी शाम 6 बजे। इससे संबंधित विस्तार से अगर आप जानकारी चाहते हैं तो 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच प्रयागराज की बात करें तो हिंदी माध्यम शाम 6 बजे 2 जनवरी से, वहीं इंग्लिश मीडियम का 5:30 बजे से। करोल बाग में हिंदी माध्यम का बैच 7 जनवरी से 11:30 बजे सुबह और नोएडा में 16 जनवरी से सुबह 11:30 बजे प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में ये खबर आई कि एक प्रमुख कारपोरेट कंपनी है, उसका विभाजन हो रहा है और विभाजन की घोषणा की गई है, जिसमें कि एक बड़ी कंपनी जो होती है, जो मूल कंपनी होती है, उस कंपनी से एक छोटी कंपनी निकलती है, उसका डीमर्जर होता है और उसने अपना एक आतिथ्य व्यवसाय का मतलब हॉस्पिटैलिटी हम कह सकते हैं जिसको, इस व्यवसाय के अंतर्गत जैसे होटल हो गया, रिसोर्ट हो गया, चूंकि इसका नाम ही है आतिथ्य व्यवसाय जिसमें अतिथियों का सत्कार किया जाता है, इस प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। तो उसने अब अपने आतिथ्य व्यवसाय को एक अलग यूनिट के रूप में इसने अलग किया है, उसको एक अलग कंपनी का रूप देगा। सपोज दैट, उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर से संबंधित काम करती है, कंप्यूटर से संबंधित काम करती है, उस क्षेत्र में वो अग्रणी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और उससे निकलकर अब वो प्रवेश करना चाहती है, वो रिसोर्ट या होटल का चेन बनाना चाहती है। तो अब उसने क्या किया कि अपने कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के काम से अलग इस काम को उसने देखा, दोनों अलग अलग फील्ड का काम है, तो इस इकाई को वो अलग अलग करेगी, इस यूनिट को अलग करेगी और इसको एक स्वतंत्र कंपनी का रूप देगी। लेकिन ये रूप आसानी से नहीं दिया जाता है, इसके लिए एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया क्या होती है उसको भी हम समझेंगे। तो इसी जो ये प्रोसेस होता है इसको डीमर्जर की प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे दो कंपनियों का आपस में जब विलय हो जाएगा तो ये मर्जर होता है, और एक बड़ी कंपनी से कोई अगर एक यूनिट निकाल के एक विशेष कार्य में वो यूनिट अब निपुण होगी, उसको निकाल के एक स्वतंत्र इकाई के रूप में जब स्थापित किया जाता है तो उसको डीमर्जर कहा जाता है। अब देखिए, ये घोषणा इस प्रमुख कारपोरेट कंपनी ने की कि अब आतिथ्य का जो व्यवसाय है उसमें हम एक नई यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हैं। ये विभाजन 1 जनवरी से प्रभावी है और जो भी इसके शेयर होल्डर हैं, जो शेयर धारक हैं, उनकी पात्रता के लिए रिकॉर्ड तिथि 6 जनवरी तय की गई है। रिकॉर्ड तिथि वो तिथि होती है जिस डेट को ये जो नई कंपनी बन रही है वो अपने शेयर होल्डर को पहले जांचेगी, परखेगी और रिकॉर्ड तिथि को वो शेयर आवंटित करेगी। अब देखिए, इसको समझिए, कोई भी एक कंपनी है, इसमें मान लीजिए कुछ लोग इसके शेयर धारक हैं, जितने भी लोग शेयर धारक हैं, किसी के पास मान लीजिए 100 शेयर है, और जब नई एक इकाई इसमें से निकल के बन रही है तो ये जो शेयर होल्डर्स होंगे उनकी पहले जांच परख ये कंपनी करेगी, और अगर वो वैलिड शेयर होते हैं तो उनको जो रिकॉर्ड तिथि तय होती है उस डेट पर जो नई कंपनी बनेगी, इस कंपनी में भी इनको शेयर आवंटित किए जाएंगे और ये कंपनी डिसाइड करेगी कि कितने शेयर आवंटित किए जाएंगे। अगर एक शेयर की वैल्यू एक शेयर के इक्वल है तो इसका मतलब 100 शेयर अगर किसी व्यक्ति के पास है तो नई कंपनी में भी उसको 100 शेयर दिए जाएंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि निवेश का जो फ्लो है वो भी बढ़ सकता है, निवेश को आकर्षित कर सकती है ये डीमर्जर की प्रक्रिया। अब जो मूल कंपनी के शेयर धारक हैं उनकी मौजूदा जो भी हिस्सेदारी होती है, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में जो नई यूनिट बनेगी, नई कंपनी बनेगी, वहां पर इनको शेयर आवंटित किए जाएंगे। इससे पहले कि हम आपको इसमें और बातें बताएं, सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि ये विभाजन जो डीमर्जर की प्रोसेस होती है, ये प्रक्रिया होती है, वास्तव में ये कैसे होती है, इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि ये इसमें होता क्या है बेसिकली, वैसे तो उदाहरण के माध्यम से जो बातें मैंने आपको आसान भाषा में बोली ठीक वही बात है। देखिए, होता क्या है, किस प्रक्रिया में कोई भी एक कंपनी है उस अपने एक हिस्से को अलग करती है, एक नई स्वतंत्र यूनिट बनाया जाता है, और इसमें एक नई इकाई को अपनी रणनीति, वो अपनी रणनीति बनाएगी, अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं को वो तय करेगी, उसको कार्य करने की अनुमति दिया जाता है। इसका मतलब कि अब जो भी ये नई कंपनी बन रही है वो अपनी रणनीति अलग बनाएगी, अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं को तय करेगी, ठीक उसी तरह से व्यवहार करेगी जैसे कि एक नई कंपनी करती है। जो मूल कंपनी है उसके शेयर धारकों को
अलग व्यवसाय की वृद्धि का प्रत्यक्ष लाभ भी मिलता है। इसका मेन मतलब वही जो मैंने शुरू में एग्जांपल से बताया कि जो मूल कंपनी में शेयर होल्डर्स होंगे, शेयर जिनके होंगे, उनको नई कंपनी में भी शेयर आवंटित किए जाएंगे। इसका मतलब कि नई कंपनी भी अगर ग्रोथ करेगी तो जो नए शेयर होल्डर उनको मिलेंगे, जो नए शेयर प्राप्त होंगे, उनको भी उस ग्रोथ का लाभ मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि शेयर होल्डर्स का मतलब कि लाभ और हानि में दोनों में हिस्सेदारी होती है। कंपनी को अगर लाभ होगा तो लाभ में भी हिस्सेदारी होगी और अगर नुकसान होगा तो नुकसान में भी उनकी हिस्सेदारी होगी। मूल कंपनी के शेयर धारकों को नई इकाई में शेयर दिए जाते हैं और स्वामित्व का एक हिस्सा मूल कंपनी की जो मेन पहले वाली कंपनी थी उसके पास होता है और बाकी को जो बाकी होता है वो शेयर होल्डर्स को उसको डिवाइड किया जाता है, जितना जिसका शेयर होता है उस हिसाब से। विभाजित इकाई एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में कार्य करेगी और इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर भी सूचीबद्ध होंगे। इसका कहने का यही मतलब है कि मेन कंपनी से एक छोटी कंपनी मूल इकाई से अलग होती है और इसको फिर स्टॉक मार्केट में फिर सूचीबद्ध किया जाएगा और उसके बाद ये अपना आईपीओ जारी करेगी। आप जानते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो प्रारंभिक रूप से पहली शेयर सार्वजनिक रूप से जब विक्रय के लिए पेश किया जाता है तो आईपीओ जारी किया जाता है। तो प्राथमिक प्रक्रिया में क्या होगा कि ये जो नई यूनिट बनेगी ये भी अपना आईपीओ जारी करेगी। ये तो मूल बात हो गई, लेकिन इस विभाजन की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस पर एक नजर डालते हैं। ऐसे ही कोई यूनिट नहीं बन जाती है, उसके लिए एक नियत प्रक्रिया बनाई गई। इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक योजना बनाई जाएगी, एक योजना का रोडमैप तैयार किया जाएगा, प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसकी पहली प्रक्रिया होती है। इसमें विस्तृत योजना के अंतर्गत क्या होगा, इस योजना में आप जितनी भी संपत्ति है, जैसे अगर आप होटल बना रहे हैं तो होटल या इमारत बनेगी, उसका ब्यौरा तैयार होगा। आपकी देनदारी कितनी है वो तय होगी, कर्ज कितना है वो तय होगा, शेयर कितने कितने डिवाइड किए जाएंगे, किसको कितना बांटा जाएगा, शेयरों का कितना मूल्य रखा जाएगा, एक शेयर का वैल्यू एक शेयर के बराबर होगा या अधिक होगा या कम होगा, ये सारी बातें तय होती हैं। तो योजना का प्रारूप तैयार होगा सबसे पहले। उसके बाद ये सारी बातें जब तय होंगी तो पक्षकारों के बीच अर्थात जो शेयर होल्डर्स होंगे उन सब के बीच में एक सहमति के लिए जो रूल्स होते हैं उसको भी बना लिया जाएगा। और अब फिर इसके बाद अगला प्रोसेस होगा, जो कोर्ट होता है, अदालत होती है, उसमें आवेदन किया जाता है और यहां पर अदालत में एक याचिका दायर की जाएगी। इसमें यह कहा जाएगा कि भाई हमने सारे अपने वित्तीय विवरण तैयार कर लिए हैं, जो फाइनेंशियल जो भी सिस्टम है उसको हमने तैयार कर लिया है, बोर्ड के हमारे प्रस्ताव भी आ गए हैं, योजना के संबंध में जितनी भी जानकारी है वो सब कुछ हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप कानूनी रूप से इसकी जांच कर लीजिए कि सभी जो है वो कानूनी प्रक्रिया के दायरे में है कि नहीं, कहीं कानूनों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इसकी आप जांच कर सकते हैं। फिर कोर्ट क्या करेगा, उसकी जांच करेगा। उसके बाद सूचना भी जारी की जाती है। जब कोर्ट की जांच होगी तो उसके बाद क्या होगा, जो भी पक्षकार होंगे, जैसे जितने शेयर होल्डर होंगे इस कंपनी के, जितने भी ऋणदाता होंगे, देखिए शेयर होल्डर और ऋणदाता में अंतर होता है। अगर मान लीजिए यहां पर कोई एक कंपनी है, इस कंपनी में जो शेयर होल्डर होगा इसका मतलब है ये इस कंपनी में इसकी हिस्सेदारी है, उसके लाभ में भी इसको लाभ होगा और उसके हानि में भी इस शेयर होल्डर को हानि होगा। शेयर इस कंपनी का जो शेयर होल्डर होगा इसके नीति निर्माण में भी वो उसकी भूमिका होगी। लेकिन जो ऋणदाता होगा, मान लीजिए यहां पर कोई तीसरा व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, उसने इस कंपनी को ऋण दे दिया है, तो इसको अब सिर्फ इससे मतलब है कि हमको टाइम पर अपना ब्याज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कंपनी फायदे में हो घाटे में हो, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। कंपनी की जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें इसको कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ऋण दिया है, इसको समय पर ब्याज प्राप्त हो और एक निश्चित तिथि जो तय की गई है उस पर इसको अपनी ऋण वापसी चाहिए। तो ये अंतर होता है। तो इन सारे लोगों से बैठकर जितने भी पक्षकार होंगे, जो शेयर होल्डर होंगे, ऋणदाता होंगे, उनको सूचना भेजी जाएगी कि भाई ये कदम उठाने की तरफ हम अग्रसर हैं। और अखबार के माध्यम से, अखबारों में भी ये प्रकाशित किया जाएगा कि हम एक नई यूनिट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसमें एक योजना पर चर्चा और अनुमोदन के लिए फिर बैठक में भाग लेने के लिए इन सारे लोगों को आमंत्रित किया जाएगा कि आप लोग यहां पर आइए, इसके लिए एक बैठक होगी। जो भी इसके पक्षकार होंगे उन सबको सूचित किया जाएगा मीडिया के माध्यम से और सूचना को प्रकाशित करके। फिर पक्षकारों की जो बैठक होगी उस बैठक में फिर यहां पर जो भी शेयर होल्डर्स होंगे, शेयरधारक होंगे, उनकी सहमति ली जाएगी। सहमति के लिए क्या किया जाएगा, यहां पर वोटिंग कराई जाएगी। जितने भी इसके पक्षकार होंगे उनके बीच में अदालत के दिशा निर्देशों के अनुसार ही इस बैठक का आयोजन होता है और जो अप्रूवल होता है उसके लिए सब लोग वोट डालेंगे, वोटिंग की जाएगी। उसके बाद यहां पर जो भी रिजल्ट आएगा कि वोटिंग में अगर बहुमत आ गया, सभी लोग तैयार हो गए कि नहीं हम इस नई यूनिट को बनाने के पक्ष में हैं, तो इसको अब भेजा जाएगा फिर अदालत में दोबारा इसको स्वीकृति के लिए, फाइनल अप्रूवल के लिए हम कह सकते हैं। तो योजना को अदालत के समक्ष एक अंतिम स्वीकृति के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके लिए निर्दिष्ट बहुमत से जो अनुमोदन है वो आवश्यक है। इसका मतलब अगर बहुमत नहीं होगा तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। बहुमत से जब प्रस्ताव पास होगा तभी वो अदालत में दोबारा
फाइनल रूप से उसको एक्सेप्ट करने के लिए भेजा जाएगा। फिर यहाँ सर जब अगर कोर्ट की स्वीकृति मिल जाएगी उसके बाद ये जो विभाजन है वो कानूनी रूप से मान्य हो जाता है, जो नई यूनिट है वो कानूनी रूप से उसका अस्तित्व मान लिया जाता है। अब देखिए इसको आप यहां पर जो नई इकाई होगी, फिर उसको जब नई इकाई बन जाएगी, नई यूनिट बन जाएगी, तो अब इसको शेयर मार्केट में फिर से लिस्टेड होने के लिए, स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने के लिए इस विभाजित इकाई को, इस नई यूनिट को फिर से शेयर धारकों को नई कंपनी में यहां पर हिस्सेदारी मिलेगी, वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होगी, पहले आईपीओ जारी करेगी, आईपीओ जारी करने के बाद यहां भी सेम वही प्रक्रिया होगी जो कि एक नई कंपनी में होती है। इस तरह से जो मूल कंपनी थी जैसे उसमें भी शेयर होल्डर्स थे, इसमें जो मूल कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनको तो लाभ मिलेगा ही, और अगर आईपीओ जारी होता है तो नए शेयर धारक भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये प्रक्रिया फिर से अपनाई जाएगी। अब विभाजन का जो प्रभाव है वो क्या होगा? विभाजन का प्रभाव शेयर धारकों के लिए, जो भी इसमें शेयर होल्डर होंगे, इसका विभाजन होने से शेयर धारकों को देखिए लाभ पहले तो दिखाई देता है प्रथम दृष्टया अगर आप देखें, क्योंकि नई इकाई में उनको सीधा स्वामित्व मिल जाता है। पहले मूल कंपनी में तो उनको शेयर प्राप्त हुआ ही था, नई कंपनी में भी मूल कंपनी उनको शेयर दे रही है, तो हम कह सकते हैं कि उससे उनको शेयर का लाभ तो हो रहा है, होगा ही, जिससे कि स्वतंत्र विकास और मूल्यांकन का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि जब नई कंपनी बनती है, देखिए नई कंपनी तभी बनती है, मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है वो कपड़ा बना रही है, अब वो कंपनी चाहती है कि हम कपड़े के अलावा चाय का भी कारोबार करें। अब उसने अपने उसमें से चाय वाली यूनिट को अलग कर दिया और उसने अब उसका पूरा फोकस चाय वाली यूनिट, पहले उसी में एक छोटे लेवल पर काम कर रही थी, नई कंपनी बनेगी तो अब उसकी रणनीति चाय के लिए ही पूरी तरह से होगी, उसका जो वित्तीय व्यवस्था होगा वो पूरी तरह से चाय के लिए होगा। तो हम कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से अपने काम के लिए निर्णय लेगी, अपनी वित्तीय व्यवस्था होगी, अपने शेयर होल्डर्स को अपने तरीके से मैनेज करेगी। तो एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट के तौर पर एक कंपनी का अस्तित्व आ गया, तो हम कह सकते हैं कि वो और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी, और साथ ही साथ जो शेयर होल्डर है उनको तो लाभ हो ही रहा है। फिर नई इकाई का मूल्यांकन अगर आप देखें तो नई इकाई का मूल्यांकन उद्योग मानकों के आधार पर किया जाता है। ये देखा जाता है कि जो भी नई यूनिट बनी है वो उद्योग मानकों का पालन कर रही है कि नहीं, ये भी देखा जाता है। और दीर्घकालिक निवेश इससे आकर्षित होगा, ऐसा माना जाता है कि लॉन्ग टर्म में इसमें शुरुआत में हो सकता है कि इसके शेयर के दाम उतने ना ऊपर जाए, लेकिन ये माना जाता है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर एक दीर्घकालिक निवेश देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पेशलाइज्ड वे में हम जब जाते हैं, विशेषीकृत रूप से एक ही काम को करते हैं, तो उसमें निपुणता की गारंटी ज्यादा होती है अपेक्षाकृत अगर हम कई काम एक साथ कर रहे हैं तो उसकी तुलना में। अल्पकालिक बाजार गतिशीलता, इसके अंतर्गत देखें जो नई इकाई होगी, शेयरों में प्रारंभिक अस्थिरता हो सकती है, जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि संस्थागत निवेश जो होता है अपने पोर्टफोलियो में समायोजन करता है, अन्य निवेशकों के लिए खरीदारी का अवसर प्रदान करता है। तो शुरुआत में जरूर शेयर के दाम उतने हमको अपेक्षित रूप से हाई नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम कह सकते हैं जो कि वित्त होता है उसका फ्लो बढ़ता है, तो इस लिहाज से ये एक अच्छा कदम माना जाता है। अब मूल कंपनी के लिए भी लाभ है, मूल कंपनी के वित्तीय आंकड़े बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी अब स्पेशलाइज्ड वे में काम करेगी, भारी संपत्ति वाले संचालन को हटा दिया जाता है, वो अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है तो बेहतर काम करेगी। जैसे टाटा का आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे टाटा मोटर भी है, टाटा चाय भी है, तो टाटा चाय ही बनाने का काम कर रही, टाटा मोटर बनाने का काम कर रही, टाटा स्टील पे फोकस्ड है। तो ये मूल कंपनी टाटा है और टाटा से अलग होकर ये बनी हुई अलग अलग कंपनियां हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं, इससे लाभ की स्थिति भी बेहतर होगी और जो नकदी प्रवाह होता है उसमें भी सुधार होता है। साथ ही साथ रणनीतिक मूल्य भी हम कह सकते हैं कि वैल्यू भी अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है, क्योंकि हम अब डिसीजन अपने विशेष काम के लिए लेते हैं तो उस काम में निपुणता भी बढ़ती है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो पक्षकार होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके लिए भी हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऐड होती है, एक मूल्य का सृजन होता है, जिससे कि उन्हें विकास क्षमता वाले फोकस्ड बिजनेस सेगमेंट में निवेश का अवसर मिलता है। इसको आपको पहले बताया जा चुका है, और दोनों इकाइयां अपनी स्वतंत्र रणनीतिक परिचालन क्षमताओं से लाभान्वित होती हैं। इसका मतलब यही हुआ कि वो अब अलग अलग क्षेत्रों पर ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी रणनीति भी बना सकेंगी, अपने फाइनेंस को भी स्ट्रॉन्ग कर सकेंगी, अपनी भविष्य की योजनाएं बना सकेंगी, और अपने शेयर होल्डर्स के लिए भी लाभ देते हुए वो हम कह सकते हैं नकदी प्रवाह को भी बेहतर बना सकेंगी। तो कैश फ्लो भी बेहतर होता है। तो वित्तीय व्यवस्था को लॉन्ग टर्म में बेहतर करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न हमारी परिपाटी होती है, इसके तहत आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ते हैं कि विभाजन या डीमर्जर की प्रक्रिया में कौन सा कदम सबसे पहले होता है। विकल्प आपके सामने है। ए, शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करना, बी, अदालत में याचिका दायर करना, सी, विभाजन योजना का प्रारूप तैयार करना, या डी, नई कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करना। तो इनमें से सही विकल्प का चयन करके सही जवाब
आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।